लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं ना? आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, मैसेज में काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम में है तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको एक तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लूं चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आपको, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सकें। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सकें, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे यह है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। आप लाख, वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। We have some issues when you compare yourself. You have some issues in your life. कभी किसी से कम मत करना, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं। जैसे से आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, तकलीफें शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि you see the results, not the efforts. अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे। इसलिए
आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फक्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फक्र करिए, बाइक है तो उस पर फक्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपका फोकस गलत आदमी पे होता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। गलत जगह फोकस हो गया। फोकस कहां होना चाहिए था? अपने पे। वो कहां गया? अंदर ही अंदर जला रहा है आपको। कभी मत करना सर। एक फूल दूसरे को देख के कंपीट थोड़ी ना करता है। मस्त अपने आप में सब के सब फूल शानदार है। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। कि हर कुछ सीखा जा सकता है। आई लर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ कि एवरी स्किल इज लर्नेबल। और हर स्किल सीखी जा सकती है दोस्त। यू हैव वेरियस स्किल्स टू लर्न। नंबर 1, you have to become a good speaker. Number 2, you know the art of invitation. You have to know the art of invitation. It's a skill. आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके ग्रुप में अगर कोई अचीवमेंट होती है तो उसको प्रमोट कैसे करना है। इट्स अ स्किल। और हर स्किल, मजे की बात है कि सीखी जा सकती है। एवरी स्किल इज लर्नेबल। इफ आई कैन स्टैंड हियर, डिलीवर टू 1000-1200 पीपल, you can deliver and to 1000 people, to 2000 people, to 5000 people. आप कभी ये मत सोचिए कि ये कर सकता है मैं, because impossible is, my dear friends, impossible is nothing. और जो आपको स्किल्स सीखनी चाहिए वो बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं भी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल दोस्त आप सीखिएगा अपने सीनियर से, अपने होस्ट से, कि हाउ टू इनवाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माई लाइफ। आफ्टर द सेशन आई विल गोइंग टू एक्सप्लोर द इन्विटेशन। इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम। ये पहला इंटरेक्शन है आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का। पहली बार आपका आमना सामना हो रहा है ना, पहली बार आप उससे बात कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहां देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट। आपको सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप कैसे करते हैं यार। आपको सीखना पड़ेगा कि 1-to-1 कैसे बेहतर देते हैं। आपको आपको सीखना पड़ेगा। आपके ग्रुप में एक पर हुआ तो उसको प्रमोट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी बड़ी चीजों के लिए आपका प्रमोशन करती है, आपको अपने ग्रुप में छोटी छोटी चीजों का प्रमोशन करना है। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं बताऊंगा, प्रमोटिंग पीपल, अगर आपने स्किल सीख ली, जब से मैंने ये स्किल सीखी है, आई एम अर्निंग बिग मनी। अगर आप ये स्किल सीख गए ना कि लोगों को प्रमोट कैसे करते हैं, ऊपर कैसे ले जाते हैं, तो ये स्किल आपको बहुत मोटा पैसा कमा के देती है। मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था राजगुरु के बारे में। पंडित जी ने बोला, पंडित जी आजाद जी को पंडित जी बोलते थे, जिन्होंने शूट किया अपने आप। क्या नाम था पूरा? तो चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सिलेक्शन हुआ बम फेंकने के लिए असेंबली के अंदर। तो भगत सिंह सिलेक्टेड थे और सुखदेव सिलेक्टेड थे, राजगुरु सिलेक्टेड नहीं थे उस 3 लोगों की यूनियन में। तो राजगुरु भागते भागते आए, उसने बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिखा पंडित जी? बोला तेरा सिलेक्शन नहीं कर सकते। बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला जब पकड़े जाएंगे तो वहां ब्रिटिश मीडिया होगा, वो अंग्रेजी में सवाल जवाब पूछेंगे, तुझको आती है अंग्रेजी? तुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए तेरा काम यहां पर नहीं है। उसने बोला सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा, सीख लूंगा लेकिन बम मैं फेंकूंगा। और कहते हैं 15 दिन में राजगुरु ने फर्राटेदार अंग्रेजी सीख ली। उसने बोला सारे जवाब मुझसे ही करेगा, अब देख मैं बताऊंगा उसको। नहीं आता तो सीख ले। और जो चीज नहीं आती और जरूरी है, इतनी जोरदार करो, इतनी जोरदार करो कि साला आने लग जाए, है ना? नहीं आती तो करो यार। एक चिड़िया सुबेरे सुबेरे बोल रही थी, सुबह सुबह गा रही थी। अब चिड़िया ने जब सुबह सुबह गाना शुरू कर दिया तो उसी वक्त वहां से एक महात्मा निकले, है ना? महात्मा ने बोला वाह वाह वाह, चिड़िया कितना शानदार गा रही है, भगवान का नाम ले रही है, भजन कर रही है। कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ। क्या बोली? चिड़िया बोल रही है। अब चिड़िया क्या गा रही है ये तो चिड़िया ही जाने, लेकिन महात्मा को वो लगा कि क्या बोल रही है? भगवान का भजन कर रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। इतने में एक दुकानदार आया, उसने बोला महाराज आप महात्मा है इसलिए आपको ऐसा लगता है, ये राम लक्ष्मण दशरथ नहीं बोल रही, ये बोल रही है अदरक धनिया पाउडर। अब वो दुकानदार था, सारा दिन अदरक धनिया पाउडर बेचता था। इतने में एक फकीर निकला, उसने बोला नहीं नहीं तुम दोनों ही गलत कह रहे हो, ये कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत,
इतने में चौथा पहलवान निकला, उसने बोला तीनों ही गलत हो। ये कह रही है दंड मुकदर कसरत। अब आप निर्णय करो कि चिड़िया क्या बोल रही है। अब चिड़िया जो बोल रही है वो तो चिड़िया ही जाने। जिस तरह का भाव होता है वैसे सामने वाले का स्वरूप नजर आता है। जिस तरह का भाव होता है वैसे सामने वाले का स्वरूप नजर आता है। कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते हैं ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। दांव पे क्या लगाओगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं ना, राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप होगी, बहुत पैसा लग गया, कर्जा आ गया। अब वो राज कपूर बॉबी बना रहे हैं। बॉबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अपना घर गिरवी रख दिया। क्या कर रहे हैं? आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया, है ना। बैंक से लोन ले लिया, गिरवी रख दिया। और अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सड़क पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दांव पे क्या लगाया। जो भी आपने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला, दांव पे क्या लगाया? सब कुछ दांव पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता बॉबी फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब सड़क पे आ जाएं। स्टूडियो गिरवी है बैंक के पास, घर गिरवी है बैंक के पास, ऑर्नामेंट्स गिरवी हैं बीवी के बैंक के पास, जो गिरवी हो सकता है, गाड़ी गिरवी है बैंक के पास, सब कुछ जिससे पैसा आ जाए ताकि बॉबी बनाई जा सके, है ना। और फिर जाके मार्केट में काम करना शुरू किया, है ना। साल 2 साल 3 साल लगाए, 3 साल पैसा लगा, 3 साल एफर्ट लगे। उस 3 साल में कितना कमाया होगा जब फिल्म बन रही होगी? 0। और दांव पे क्या लगा हुआ है? सब कुछ। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन, जब सब कुछ दांव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का, कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है कि वो 2 राजाओं की में बैर था, बहुत जबरदस्त पुरानी कहानी है, लेकिन है बड़ी मार्मिक, है बड़ी शानदार कि 2 राजाओं में भयंकर बैर था। एक सीमा पे था, एक दूसरी सीमा पे था। दोनों की भयंकर लड़ाई थी और कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकता था। एक बहुत शक्तिशाली था और एक बहुत कमजोर रहता था। तो कमजोर वालों को एक बार नोटिस आया, कमजोर वालों के पास नोटिस ही आया, गुप्तचर विभाग ने बोला कि फला दिन जो शक्तिशाली राज्य है वो तुम पे अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, तुम तो नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम्हारे तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं। ही वाज मतलब बहुत बड़ा राजा है उसका। और फिर क्या करें? तो मंत्रियों की सलाह हुई। मंत्रियों ने बोला ठीक है, एक ही रास्ता समझ में आता है, पहले तो ये तय करो कि पक्का खबर है कि आक्रमण होगा। तो बोला 100% पक्की खबर है कि बड़ा राज्य तुम्हारे छोटे राज्य पे आक्रमण करेगा। इतनी तारीख को इतने बजे सेनाएं तुम्हारी सीमा में आएंगी और आक्रमण होगा, लड़ाई तैयार है। अब क्या करें? उसने बोला अब एक ही तरीका है कि उन्होंने कब आक्रमण करना है, तो बोला 3 दिन के बाद। बोला तुम एक काम करो, तुम आज रात को आक्रमण कर दो, तुम उल्टा मार दो। उन्होंने बोला हम तो वैसे मर जाएंगे भाई, खरबूजा छुरी पे गिरे कि छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो आखिरी में खरबूजे को ही है। तो बोला हम चले जाएं तो क्या होगा? उसने बोला होगा कुछ नहीं, एक चांस लेके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम मरे हैं, निश्चित है। हो सकता है अगर आज हम अटैक करें आनंद फानंद में, हड़बड़ी में, वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो शायद हम जीत जाएं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मरता क्या ना करता, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना, हमारे पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं है। तो सेनाएं रात में तैयार हुई और जो सेनापति था जिसने ये आइडिया दिया था उसने आगे झंडा उठा के आक्रमण की तैयारी करी और सेना ने कूच करना शुरू किया। तो कहते हैं कि एक सेना और एक राज्य और 2 राज्यों के बीच में नदी पड़ती थी जो उन दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती थी। जब वो नदी पार करने के लिए पुल के ऊपर चढ़े और पुल पार करके दूसरे राज्य की सीमा में आ गए तो सेनापति बड़ा होशियार था, उसने जिस पुल से सेनाएं उतरी थी उस पुल में भी आग लगा दी। तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला वापस भी नहीं जा सकते, या तो मार दो या मर जाओ। वापस जाने का रास्ता मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं है। तो मरता क्या ना, और दाव पे क्या लग गया जानते हैं? जिंदगी दाव पे लग गई। अटैक किया और जीत गए, अटैक किया और जीत गए। कहना जब दाव पे सब कुछ लग जाता है
और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल जला देता है तो सफलता फिर उससे दूर रहती नहीं है। ये सब सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यार, जो आपको चाहिए होते हैं। जब तक आप दाव पे कुछ नहीं लगाते, होता कुछ नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बीमारी मेरे जीवन की जो भी कामयाबी है उसका कारण मैं हूं, और मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका कारण कोई और है। ये एक लाइलाज बीमारी है दोस्तों इस पूरी दुनिया की। इसको बोलते हैं क्लेम एंड ब्लेम पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? क्लेम एंड ब्लेम। बहुत पुरानी कहानी है, फिर सुनाता हूं। वो एक लड़का लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, लैंप के नीचे ढूंढ रहा है, रात की रोशनी में ऊपर लैंप जल रहा है, ये नीचे कुछ ढूंढ रहा है। बहुत देर होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ढूंढते ढूंढते कुछ मिले नहीं। उसका मित्र वहां से गुजरा, उसने क्या क्या ढूंढता है? उसने बोला मेरे घर की चाबी खो गई है, तू हेल्प कर, तू हाथ बटा। तो दूसरा दोस्त भी चाबी खोजने लगा। दोनों चाबी खोजे 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 खोजे, आधा घंटा और हो गया, चाबी ना मिले। तो दूसरा दोस्त जो गुजर रहा था उसने बोला साले इतनी देर से इसी जगह में चाबी खोज रहे हैं, कहां गिरी थी? तो लड़के का जवाब सुनिए, बोला कमरे में, घर में। तो उसने बोला नालायक, अगर घर में गिरी थी तो यहां क्यों खोजता है? बोला घर में लाइट जो नहीं है। जो चीज घुमी अंदर है उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए सर, सारे जवाब अंदर हैं, बाहर मत ढूंढिए। महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद अपने घर गए। महात्मा बुद्ध 12 साल के बाद घर गए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने गए, भिक्षा आमदेही। यशोधरा ने दरवाजा खोला और बुद्ध के उस रूप को देख के अवाक रह गई। उसने बोला भिक्षा दूंगी उससे पहले एक सवाल है, भिक्षा दूंगी उससे पहले मेरा एक सवाल है। बुद्ध ने बोला पूछ। यशोधरा ने पूछा जो जंगल में ढूंढने गए थे क्या वो घर में नहीं था? जो ज्ञान जंगल में गए थे ढूंढने, क्या वो घर पर नहीं मिल सकता था? बुद्ध मुस्कुरा के जवाब दिए, मिल सकता था, ये पता तो जंगल में जाके चला। मिल सकता था लेकिन ये पता जंगल में ही जाके चला। उसको जंगल में जाके पता चला कि घर में मिल सकता है। तुमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मिलेगा सब। तलाशी अपने ही लेनी है यार। मेरे फादर मदर, वो कहते हैं कि जो चीज आप खुद पे अमल नहीं कर सकते वो किसी को बता नहीं सकते। तो मेरे फादर मदर को मैंने बोला तुम सुबह सैर नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला तू ही कर ले, बहुत है, हमारे से नहीं होती। मैंने कहा देखो आज तुमको मैं आखिरी टाइम बता रहा हूं, अगर तुमने सुबह से वॉकिंग चालू नहीं करी तो फिर मेरे पास तुम्हारा इलाज है। उसने बोला बहुत देखे, तो ट्रेनिंग हमको मत दे तू। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नया नया नोट आया था 2000 का, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैंने मम्मी से पूछा पापा आज वॉक पे गए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम गई? नहीं। मैंने कहा इधर आ जाओ। 2000 का नोट लिया। उसने बोला हाय क्या कर दिया? मैंने कल फिर फाड़ूंगा अगर नहीं जाओगे तो। 1-2000 के नोट में 5 किलोमीटर दोनों चलना चालू हो गए, एक नोट में। अरे मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना नोट फाड़ रहा हूं। उसने बोला ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मेरे पास यही तरीका है, और मैं इसको बोलता हूं सेल्फ। हिम्मत तो रखो यार, गट्स तो दिखाने पड़े। मैं करता था ये, मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं पहले से करता हूं। पहले इतना ओपनली बताता नहीं था, अब बताना शुरू कर दिया धीरे धीरे। हम लोग सेल्फ पनिशमेंट क्या बोलते थे? 1 हफ्ते का आईडी लॉगिन करना है, 25 नहीं करेंगे 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। तब तो इतना नोट नहीं होता था फाड़ने के लिए। तो सेल्फ पनिशमेंट क्या है? आज का खाना छोड़ देंगे अगर 1 हफ्ते का 25 आईडी लॉगिन नहीं होगा तो। अब साला बड़ा खतरनाक पनिशमेंट है, तो 25 करना है कैसे भी करके, मरता क्या ना करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो वो कहते हैं कि वो जो है ना ऊपर बैठा है कलाकार, वो सपोर्ट करता, देखो पूरी उसके सपोर्ट के बिना तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकता था ना, वो सपोर्ट करता है। तो मैंने एक दिन क्या चैलेंज लिया कि अगर आज मैं 10 आईडी लेके घर नहीं जाऊंगा, मेरे से पूछते हैं सोनू जी आपके काम करने का तरीका क्या है? मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं कोई तरीका बताओ, तरीका बताओ, तरीका बताओ। तो वो तरीका बड़ा सिंपल सा कन्विक्शन का तरीका है, डिसिप्लिन का तरीका है कि छोटे छोटे टारगेट हैं, आज ये करना है बस। अगर ये नहीं होगा तो सेल्फ पनिशमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकता था। तो पनिशमेंट ये थी कि अगर आज 10 आईडी लेके घर नहीं गया तो रात का खाना भी नहीं खाऊंगा, सुबह का भी नहीं खाऊंगा, और दोपहर का भी नहीं खाऊंगा। चलो सेल्फ पनिशमेंट डिसाइडेड। मेहनत करनी चालू की, भाग दौड़, स्कूटर भगाया, और रात तक आते आते 7 साढ़े 7 बजे तक
7-8 आईडी का कैश, मुझे याद नहीं है 7 का था कि 8 का था, कैश इकट्ठा हो गया। उस जमाने में 9,000 रुपए का सेल होता था। अब 7-8 बज गए और आईडी बज गई 3 कम। कहीं कोशिश करी, भागे दौड़े कि साला खाना कैसे नहीं खाएंगे, भूख लग रही सुबह से, कहीं नहीं। 9 आईडी का कैश हुआ। मुझे आज भी वो रात याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सर 9, 9:30, 10 बजे 9 आईडी का अपना पेमेंट इकट्ठा करके घर पहुंच गया, ये सोच के कि आज साला भूखा सोना पड़ेगा, पूरी कन्विक्शन के साथ। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अगर हार गए ना तो उसका अफसोस ही नहीं मनाते। अगर आपका एक हफ्ता पे आउट कम हो गया ना, आपकी सेहत पे असर ही नहीं पड़ता कुछ। आपको क्या लगता है अगले हफ्ते ठीक कर लेंगे, अगला हफ्ता कभी नहीं आता दोस्त। मैं तो चाहता हूं कि अगर आपका एक हफ्ते का पे आउट ना है ना सर, तो ऐसी पनिशमेंट अपने लिए रख लो कि अगले हफ्ते सारा आग लगा डालो। सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है सर। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया उंगली माल ने, 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। राजा बिंबिसार से उसका वैर था। राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया, उंगली माल डाकू उसका नाम बाद में पड़ा, है ना। उसने प्रतिज्ञा की मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया, और 999 को मार दिया। जिस पहाड़ी पे रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि कोई जाए नहीं। वहां बोर्ड लगाए गए, यहां पर जाना निषेध है, यहां पर उंगली माल रहता है। ये 999 लोगों को मार चुका है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त, राजा खुद वहां जाते वक्त कांपता था, वो रास्ता बंद कर दिया गया। मैंने पढ़ा है कि उसकी मां कभी कभी उंगली मार से मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 को मार दिया तो मां ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ही मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की। मां ने भी जाना बंद कर दिया। वहां से सब कांपते थे, पूरा का पूरा गांव उंगली मार के नाम से कांपता था। 1000 लोगों को मारने का प्रण उंगली मार ने लिया। और फिर एक घटना घटी, महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य उसी रास्ते पे चले। शिष्य ने बोला, तथागत यहां जाना ठीक नहीं है, यहां उंगली मार रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया, 999 मार चुका है। आपका यहां जाना खतरे से खाली नहीं है, रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर तू मुझे नहीं बताता तो संभवतः मैं यहां से न जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा। और बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। उंगली मार ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा। कहानी सुनिए बड़ी ध्यान से, आपकी जिंदगी में काम आएगी। बुद्ध उस रास्ते पे आगे बढ़े, उंगली मार ने आते हुए बुद्ध को देखा, और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000वां वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था उंगली मार। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज, क्या चाल, क्या मस्ती देख के उसके हाथ कांपे। उंगली मार ने बोला, सन्यासी तू रुक जा, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक, तू आगे मत बढ़, क्योंकि उसका तेज उंगली माल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है, किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने बोला, तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं, देखते हैं कौन किसका वध करता है, मार दे। उंगली मार बोला, सन्यासी तू रुक। बुद्ध बोला, मैं तो 50 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं 50 साल पहले रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि उंगली मार के दिल में, हृदय में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ा होगा कि मैं मारूं या इसको ना मारूं, क्योंकि वो तेज देख के वो पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध उंगली मार के बिल्कुल सामने आके खड़े हो। उंगली मार ने बोला, तेरे को मार दूंगा, तू लौट जा। उसने बोला, तुझे लौटाने आया, मार दे। तो तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उसने बोला, डर किस चीज का, मार दे, लेकिन एक शर्त है। तो उंगली मार खड़ग रखता था अपने हाथ में, खड़ग। उसने बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? उसने बोला, एक पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो उंगली मार ने वो खड़ग उठाई और खटाक से टहनी के 2 टुकड़े कर दिए। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसके परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब जब टहनी कट गई, उसने बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे।
उंगली मार बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तूने 999 को काट दिया, एक को जोड़ के बता। आंसुओं से भर गया, गले में उंगलियों की माला बुद्ध के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की और पलटे। उनको पता था कि मेरे पीछे आए, और उंगली माल बुद्ध के पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छा करता हुआ बुद्ध के पीछे। विचार बदल गया दोस्तों, विचार बदल गया और उंगली माल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सर, एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया उंगली माल। किताब कहती है कि उंगली माल सन्यासी हो गया। राजा को पता चला, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि फाइनली टेंशन दूर हो। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उस वक्त कोई था, मुझे नाम नहीं याद उसका। कौन चलाता है देश को? तो बोला ये आदमी चलाता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो बोला ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? तो फला आदमी चलाता है। लंदन अमेरिका को कौन चलाता है? बोले फला आदमी चलाता है। फ्रांस को कौन चलाता है? ये। पाकिस्तान को कौन चलाता है? ये। ईरान को कौन चलाता है? ये। अमीरात को कौन चलाता है? ये। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कौन चलाता है? बोले ये। बोले इस दुनिया को कौन चलाता है? मेरा बाप तो नहीं चलाता, कोई तो होगा जो। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता। कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि लीची के पेड़ पे सेब लग जाए। एरर हो नहीं सकता, एरर की संभावना नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बड़ी कमाल की चीज उसने अपने हाथ में रखी हुई है। वो शरीर का विकास तो करता है, बुद्धि का नहीं करता। बड़ा कड़काड़ा है। देखो, शरीर का विकास करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है ना, लेकिन बुद्धि का विकास करना पड़ता है। अगर बुद्धि का विकास भी भगवान करता होता तो सब बुद्ध होते कि नहीं होते। लड़का खड़ा, वो 200 लोगों का वर्कशॉप था। उसने बोला, तुमने कभी अनुभव किया है कि होता है? जब तक अनुभव नहीं किया तो मानते क्यों? उसने मुझसे काउंटर किया कि तुम मानते हो है। मैंने कहा यकीनन है। बोला, तुमने कभी अनुभव भी किया है इस चीज का? तो मैंने बोला, मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। तो बोला, फिर कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर? फंस गया मैं भी। मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा, जहर खाने से क्या होता है? बोला, मृत्यु। तो मैंने कहा, तुमको कैसे पता? कभी अनुभव किया है तुमने? तो हाउ डू यू नो? जहर खाने से क्या होता है? तुमने कभी अनुभव किया? मैंने बोला नहीं, हमने तो अनुभव नहीं किया। मैंने कहा, पता कैसे है? बोला, जिसने खाई उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। मैंने कहा, जो मर गया उस पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पर विश्वास कर सकते हो, तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर न जाने कितने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया है। हमने आपने नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ऑलरेडी। बोला, हाँ। मैंने कहा, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? तो उसमें से एक आदमी बोला, हम मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहाँ रहते हो? बोला, अंधेरी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कैसे हैं? तो बोला, फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा, कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला, 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा, वेरी गुड।
तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर हैं। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते हैं? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है। बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता है, वो नीचे टैंक में से आता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे 6ठे फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का, हमारा कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है और हम। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे है? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काहे को जाएंगे, मोटर लगाई है, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस यही तुमको सुनना था मुझको। बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है। ढूंढ के लाओ रे, चलो चारों जाओ। वो बोला बात तो ठीक कह रहा है लड़का है, ग्रेविटी मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 4 में से 2 की विकेट गिर गई। 2 की पेटी बड़ी थी, ताला बड़ा था, समय ज्यादा लगा। 2 ने बोला बात तो जम गई, लेकिन कुछ और समझाओ। चलो मैंने बोला मैंने तुमको देखा जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में। बोला हाँ सर, हम जरा सुबह सुबह थोड़ा सा नहाते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो तुम जिम भी कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम पहले जिम किया, आधा घंटा पसीना बहाया खूब दबा के, और अब नहाने घुस गए। मैंने कहा लेकिन जिम करते वक्त मैंने एक चीज तुम्हारी नोट करी। बोला क्या? मैंने कहा बार बार ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? बोला ऐसे ऐसे ये कर रहे थे कि स्वेटिंग होती है तो पसीना बाहर निकलता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स है, पोर्स, छिद्र, छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा?